सब ready? Hi guys, myself Anand Mishra. Today I am going to teach you History Chapter 4, the Forest Society and the Colonialism. तो फॉरेस्ट सोसाइटी एंड द कॉलोनियलिज्म का मतलब वन्य समाज, फॉरेस्ट सोसाइटी का मतलब वन्य समाज, एंड कॉलोनियलिज्म का मतलब कि वन इंडिया वाज द कॉलोनी ऑफ द ब्रिटिशर्स, जब जो है भारत अंग्रेजों का गुलाम था उस समय क्या कंडीशंस थी हमारे वनों की। ऐसे भी जो इकोलॉजिकल इम्बैलेंस है, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस मांगता है 33% फॉरेस्ट। इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए 33% फॉरेस्ट चाहिए, लेकिन आज की डेट में हम देख रहे हैं कि नाउ वी हैव ओनली 27%। But if we look in the all developed country, we will see that they have the more than 33%। कई कई ऐसे देश हैं जिनपे जमीन है ही नहीं है, जमीन नहीं है मतलब फूड ग्रेन्स पैदा करने के लिए जमीन नहीं है, बट देयर फॉरेस्ट एरिया इज मोर देन 33%। 33% से ज़्यादा है। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट की यूटिलिटी क्या है, इसकी उपयोगिता क्या है, जंगलों की उपयोगिता क्या है। जंगलों की उपयोगिता देखिए, जंगलों के से क्या मिलता है हम लोगों को। पहली चीज़ देखिए, लकड़ी मिलती है, कीमती लकड़ी मिलती है। वो लकड़ियाँ घर बनाने के काम में, और भी रेलवे ट्रैक बनाने के काम में, और भी जितने भी फर्नीचर्स बनाने के काम में, इसके अलावा मेडिसिन हुए, इसके अलावा हमारी जितनी वाइल्ड लाइफ हैं, इन सब के लिए ये जंगल हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। इन सब के अलावा भी क्लाइमेटिक कंडीशन को, क्लाइमेट को जो है मेंटेन करने के लिए फॉरेस्ट बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो इस फॉरेस्ट की और फॉरेस्ट सोसाइटीज़ की क्या स्थिति रही है, इसको हम लोग इसमें अध्ययन करेंगे। वाई डिफॉरेस्टेशन, द डिसअपियरेंस ऑफ द फॉरेस्ट इज रिफर टू एज द डिफॉरेस्टेशन। जो वनों की कमी दिखाई दे रही है, ये वनों की कमी को हम लोग डिफॉरेस्टेशन के नाम से कहते हैं। डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, वनों का कटाव हो रहा है। क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है, इसमें दिया हुआ है पहला, लैंड टू बी इम्प्रूव्ड। लैंड टू बी इम्प्रूव्ड का मतलब जमीनों को उपजाऊ बनाने के लिए। पहला, जमीनों को उपजाऊ बनाने के लिए। और किस तरह की उपजाऊ बनाने के लिए? फॉर द एग्रीकल्चरल लैंड। एग्रीकल्चरल लैंड, इंडस्ट्री के लिए, मतलब अर्बनाइजेशन के लिए, मतलब पीपल मूव फ्रॉम द विलेज टू द सिटीज। इफ दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, डेफिनेटली दे विल कट द ट्रीज। निश्चित रूप से वो काटेंगे। पहला काम तो है, इन द 1600 अप्रॉक्सीमेटली 1/6 ऑफ द इंडियाज लैंड वाज द अंडर द कल्टीवेशन। 1600 में अप्रॉक्सीमेटली 1/6 ऑफ द लैंड, जितनी लैंड थी उसका क्यों 1/6 पार्ट जो है वो जो है अंडर कल्टीवेशन था। बट एट सून एज बट and the figure has gone up to about the half as the population increased the century in the over the centuries and demand for the food। लेकिन जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी, लगभग आधे क्षेत्र पे जो है खेती की जाने लगी। और जो आधे क्षेत्र पे करने जाने लगी, तो आधे क्षेत्र को ऑक्युपाइड कर लिया ना, आधे क्षेत्र को ह्यूमन बींग्स ने ऑक्युपाइड किया। तो आधे क्षेत्र को जिसको ऑक्युपाइड किया, वहां पे क्या हुआ? डिफॉरेस्टेशन ही तो हुआ। वहां पे जो जंगल थे उन जंगलों को काटा गया। और ये कौन सा टाइम पीरियड था? वो टाइम पीरियड था ब्रिटिश टाइम पीरियड था। और ब्रिटिश टाइम पीरियड में क्या था कि दे हैव नीडेड, देवर रूल ओवर द इंडिया में रूल करते थे। तो इंडिया में रूल करते थे तो उनको खाने के अच्छी किस्म के चावल चाहिए, अच्छी किस्म के दाल चाहिए, मैंने अनाज यहाँ पे जो पैदा होते थे वो अच्छी किस्म चाहिए। और जमीन है नहीं, तो जब जमीन नहीं है तो वो जंगलों को बेकार समझ करके उन सारे जंगलों को काट देते थे। केवल जो उपयोगी उनके लिए होता था, जिस लकड़ी का उपयोग उनके लिए होता था, जड़ी बूटी के लिए होता था, मेडिसिन के लिए होता था, और उनके देशों में को भेजने के लिए, रेलवे ट्रैक बिछाने के लिए, घर बनाने के लिए, फर्नीचर बनाने के लिए, उसको छोड़ के जिन जंगलों को पाते थे काट देते थे और उसको खेती लायक बना देते थे।
तो इसलिए जो है वो, और उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत क्या थी उस समय, इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज़ बीन बिगिन इन द इंग्लैंड। इंग्लैंड में लगभग 1725-30 के आसपास इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगिन हो चुकी थी और औद्योगिकरण हो चुका था। तो उस औद्योगिकरण में रॉ मटेरियल को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ले जाने के लिए रेलवे ट्रैक की जरूरत थी, और रेलवे ट्रैक बनाने के लिए, स्लीपर्स बनाने के लिए, रेलवे ट्रैक्स बनाने के लिए किस चीज़ की जरूरत होती थी, साखू, सागौन, टिम्बर्स, इस तरह से अनेक लकड़ियों की जरूरत होती थी जो कि उनके देशों में नहीं मिलती थी और वो हमारे देशों से लेकर के जाते थे। और यही क्रम रहा कि उन्होंने 1853 में 1853 में हमारे यहाँ भी उन्होंने 1853 में रेलवे चला दी। और जब 1853 में यहाँ भी रेलवे चला दी तो इनको यहाँ भी लकड़ियों की ज़रूरत पड़ने लगी और उन लकड़ियों पे लिए इन्होंने जंगलों को काटा। नाउ प्लांटेशन, अब ये प्लांटेशन के लिए जब लकड़ियाँ एकदम कम हो गई, नहीं हो गई, इनकी यूटिलाइज नहीं रही, इनके लायक नहीं रह गई। जब इनके लायक नहीं रह गई तो लार्ज एरिया ऑफ द नेचुरल फॉरेस्ट वर आल्सो क्लियर टू बेक फॉर द टी, कॉफी, रबर प्लांटेशन टू मीट यूरोप ग्रोइंग द नीड इन द कमोडिटीज। इन चीज़ों की यूरोप में ज़रूरत होती थी और हमारे जंगलों में ये नहीं होती थी। तो जब हमारे जंगलों में ये नहीं होती थी तो द colonial गवर्नमेंट टुक ओवर द फॉरेस्ट एंड गेव वास्ट एरिया यूरोपियन प्लांटर टू चीप रेट्स। तो अब हमारे देश की एरिया को किसको, यूरोपियन प्लांटर्स को सस्ते दामों में दे देते थे कि यहाँ पे आकर के आप खेती कीजिए और ये टी, कॉफ़ी, रबड़, इन सारी चीज़ों को यहाँ पर प्रोडक्शन करके इसको सेल कीजिए। कहाँ, इंग्लैंड को सेल कीजिए, ब्रिटेन को सेल कीजिए। तो राइज ऑफ द कमर्शियल फॉरेस्ट्री। तो इसके लिए अब कमर्शियल फॉरेस्ट्री, पहले जो फॉरेस्ट्री थी उस फॉरेस्ट्री से तो अच्छा हो नहीं पा रहा था। कमर्शियल मतलब उसमें ऐसे क्रॉप्स ग्रोन किए जाएंगे जो कैश क्रॉप की तरफ हों, कमर्शियल हो, जिसको बेच देने से पैसे मिले। In the previous section we have seen the British needed forest in order to build the ship and the railways. The British were worried that the use of the forest by the local people and the Rexes feeling the trees traders would be destroy forest. लोगों ने सोचा कि इसको खत्म कर देंगे। So they decided to the invite a German expert. तो उन्होंने जर्मनी से एक एक्सपर्ट को बुलाया जिसका नाम था Dietrich Bandisch for the advice and made him the first inspector of the general forest in India. इसको बुलाया जो है उन्होंने, इसका नाम था डायट्रिस बैंड्रिस। इसको बुलाया, ये तो क्या था, जर्मन साइंटिस्ट था और यहाँ पे उन्होंने बुलाया साइंटिफिक फॉरेस्ट्री के लिए इसको। और इस साइंटिफिक फॉरेस्ट्री के लिए इसने क्या किया कि सारे तरह के जितने भी प्लांटेशन थे हमारे यहाँ, जितने भी जंगली पौधे थे, सारे पौधों का एक तरफ से सफाया करा दिया। और सफाया करा करके इसने क्या किया, ये कुछ इस तरह से इसने किया कि ये कह रहा था साइंटिफिक फॉरेस्ट्री में, सपोज दैट दिस इज ए एरिया, ये एरिया है, तो इस एरिया को क्लीन करा करके ये प्लांटेशन कुछ इस तरह से नीट एंड क्लीन वे में कराया कि ये फॉरेस्ट्री हो। इसके बीच में ये जो जगह है ये यूजफुल करते थे, इसको यूज्ड करते थे, इसको वो लोग यूज्ड करते थे प्लांटेशन में, टी में, कॉफ़ी में, फूड ग्रेन्स में, इसको यूज़ कर लेते थे। और ये कैसी लकड़ियाँ होती थी, ये लकड़ियाँ ऐसी होती थी जो केवल और केवल उनके काम आ सकती थी। इसको साइंटिफिक फॉरेस्ट्री कहा जाता था। ठीक है, ये साइंटिफिक फॉरेस्ट्री में पंक्तिबद्ध तरीके से किया इन्होंने। और इसमें ग्रेजिंग लैंड जो है बिल्कुल बची नहीं। ये देखिए, देवदार प्लांटेशन इन द कांगड़ा, देवचीड़, देवदार, साखू, सागौन, शीशम, इस तरह की लकड़ियों का उन्होंने हमारे यहाँ पे किया। सो बैंडिस सेटअप द इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, पहली इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज बैंडिस ने 1864 में सेटअप किया। 1864 में पहली इंडियन फॉरेस्ट सर्विस सेटअप किया और बाद में ये जा करके
द इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट वाज सेटअप इन द देहरादून। देहरादून में इंपीरियल रिसर्च फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट सेटअप किया गया 1906 में। 1906 में इसको सेटअप किया और फिर यहाँ से इन्होंने क्या किया, इस पूरे सिस्टम को क्या किया, साइंटिफिक फॉरेस्ट्री नाम दे दिया। पूरे सिस्टम को क्या नाम दिया, साइंटिफिक फॉरेस्ट्री नाम दिया। और साइंटिफिक फॉरेस्ट्री का मतलब यह कि वैज्ञानिक तरीके से वनों का इस्तेमाल किया जाना। After the Forest Act was enhanced in 1865, it was amended twice. इसको 2 बार सुधारा गया, in the 1878 and then the 1927. However, the life of people affected. However, the life of people affected. लोगों का जीवन कैसे प्रभावित हुआ? लोगों का जीवन बिल्कुल प्रभावित हो जाएगा इससे। क्यों? क्योंकि देखिए जो हमारे यहाँ के पेड़ पौधे हुए थे, जैसे सपोज कीजिए मैंगोज, महुआ, मैंगो, महुआ, चीड़, देवदार, इस तरह के जो पेड़ होते थे, ताड़, जिनसे हमारे देश के शेड्यूल ट्राइब्स या और सामान्य लोग उनसे जड़ी बूटियां, तेल, गोंद, ये सब चीज़ें निकालते थे। अब वो सारे पेड़ तो साइंटिफिक फॉरेस्ट्री में काट दिए गए, उनकी जगह पे ऐसे प्लांटेशन किए गए जो अंग्रेजों के लिए उपयोगी हो। तो और फिर उसमें क्या कर दिया, कैटेगराइजेशन कर दिया। कैटेगराइजेशन करके क्या किया, इसको रिजर्व कैटेगरी, ये महुआ लिखा है। हाउ डिड द फॉरेस्ट रूल अफेक्टेड कल्टीवेशन, कैसे कल्टीवेशन को अफेक्टेड किए। वन द मेजर इम्पैक्ट ऑफ द यूरोपियन कॉलोनाइजेशन वाज द देयर प्रैक्टिस द शिफ्टिंग कल्टीवेशन आर द स्वीडन एग्रीकल्चर। शिफ्टिंग कल्टीवेशन आर द स्वीडन एग्रीकल्चर। शिफ्टिंग कल्टीवेशन में क्या होता था, शिफ्टिंग कल्टीवेशन का मतलब होता था बेटा कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन में जो है, इसको झूमिंग एग्रीकल्चर के नाम से भी जानते हैं। जैसे एक जगह पे यहाँ पे खेती की जा रही है, यहाँ पे प्रोडक्शन हुआ, यहाँ पे प्रोडक्शन हुआ, तो इसके बाद जब यहाँ पे प्रोडक्शन होने के बाद इस लैंड को जो है खाली कर दिया जाएगा, इसके जगह पे ये लैंड आ जाएगी, ये लैंड आ जाएगी। इस तरह से ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन कर लगा दिए। और उसके बाद क्या कर दिया, ये जो है क्रॉप्स जो लगाते थे वो क्रॉप्स काटी नहीं जाती थी, ये दे हैव डिवाइडेड the land, they have divided the forest into the 3 कैटेगरी। 3 कैटेगरी में इन्होंने फॉरेस्ट को डिवाइड किया। एक कैटेगरी जो होती थी रिजर्व फॉरेस्ट। रिजर्व फॉरेस्ट जो होता था उसमें कोई भी ग्रामीण, कोई भी विलेजर्स नहीं जा सकता था, सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशर्स जा सकते थे। ब्रिटिशर्स जा सकते थे, वो उनके लिए होता था और उनके नौकर वहाँ रहते थे, वो बंदरोगा होते थे। उन किसी को उनमें दूसरे तरीके में जो होता था वो भी उन्हीं के लिए होता था, वो उनके लिए होता था। उसमें भारतीय नहीं जा सकते थे, उसमें वो हंटिंग करते थे और भी तरह के काम जो उनके होते थे लकड़ियों के, वो करते थे। तीसरा एक जो थर्ड कैटेगरी थी, वो थर्ड कैटेगरी था वो आम होते कम्युनिटी के लिए था, वो पूरी कम्युनिटी के लिए था कि उसमें ग्रेजिंग लैंड थी कि चाहे जो करे। उसमें आदिवासी जनजातियां सबसे ज़्यादा इसी से प्रभावित हुई कि जो दोनों कैटेगरी थी जिनसे उनकी पूरी लिवलीहुड चलती थी, वो जंगलों से लकड़ियाँ लाते, जंगलों से जड़ी बूटियाँ लाते और शहरों में ला जा करके बेच करके उससे वो जो है अपना रोजी रोटी चलाते थे। जंगलों में शिकार करते, मांस पकड़ते, उसको बेचते, खाते और कुछ काम करते थे। इसलिए हमारी आदिवासी जनजातियाँ तो इससे पूरी तरह से विनष्ट हो गई। और ये इनका था, हाउ डिड द फॉरेस्ट रूल अफेक्ट द कल्टीवेशन। One of the major impact of the European colonization was the practice of the shifting cultivation or the Sweden agriculture. This is the traditional agriculture practice in the many part of the Asia, Africa, South America. It has many local names such as the Lading, South Africa, Asia, Milpa, Central America, Jitmene, Tebe, Africa, China, श्रीलंका एंड इंडिया, द्यापेंडा, बेवार, नेवा, अलग अलग इसमें झूम, जंपा, चूंकि ये अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से होती थी, इसलिए सब जगहों पे इसका अलग अलग नाम दिया गया है। हु कुड हंट, मैंने बताया हु कुड हंट। तो द न्यू फॉरेस्ट चेंज द लाइफ द फॉरेस्ट ऑफ द डिलीवर इन द एनी अदर वे। बिफोर द फॉरेस्ट ला मेनी पीपल हु लिव्ड इन द नियर द फॉरेस्ट had survived by the hunting deer, paradise and the variety of the small animals। मतलब मैं उन्हीं शेड्यूल ट्राइब्स की बात कर रहा हूँ। वो शेड्यूल ट्राइब्स जो they were living beside the forest, जो जंगलों के आसपास रहते थे, वो क्या करते थे, वो हंटिंग करते थे। survive their life, this
customary practice prohibited by the forest law. Those who were caught hunting were now punished by the poaching. इस तरह से जो भी काम करता हुआ पाया जाएगा उसे अवैध माना जाएगा और अवैध माने जाने पर उसको जेल भेजा जाएगा अंग्रेजों द्वारा. While the forest law deprived the people were there, the customary right hunting of the big game became a sport in India. Hunting tiger and the other animal had been the part of the culture of the court and the novelty. इसके लिए क्या होता था, अंग्रेज लोग इसको अपने मनोरंजन का साधन बना रखे थे. तो उनके यहाँ शर्त लगती थी, जैसे हम लोग अभी क्रिकेट देखने बैठते हैं तो कितने चौके लगे, कितने छक्के लगे, कि कौन आउट हुआ, कैसे नहीं हुआ. उसी तरह अंग्रेज लोग सुबह बंदूक लेकर के निकलते थे और शाम तक में कितने शेरों को मार दिए, कितने बाघों को मार दिए, कितने हिरणों को मार दिए, वो अपने घर के शानो शौकत में उसको दिखाते थे कि आज मैंने इतना. अभी इसमें फिगर में आपको एक चित्र में दिखाया जाएगा कि अकेले एक आदमी ने एक दिन में कितने, ये देखिए, लॉर्ड रीडिंग हंटिंग इन द नेपाल, इतने चीतों को मार करके, ये केवल हंटिंग का राइट इसी के पास था, ब्रिटिशर्स के पास था. इंडियन कैन नॉट टू बी हंट, कोई नहीं मार सकता था इंडिया में, केवल यही मार सकते थे. तो न्यू ट्रेड्स, न्यू एम्प्लॉयमेंट एंड द न्यू सर्विसेज. जब जो आदिवासी थे या जंगलों के आसपास जो रहते थे, जब उनका पूरा लिवलीहुड इससे खत्म हो गया, तो इन द सर्च ऑफ जॉब दे हैव मूव फ्रॉम दैट एरिया, दैट फॉरेस्ट एरिया टू द सिटी एरिया. उधर की तरफ आए, और उधर की तरफ आए तो क्या बढ़ा, जब मजदूर ज़्यादा हो जाएंगे तो मजदूरी कम हो जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया. While the people lost out the many way after the forest department took control over the forest, some people benefited from the new opportunities that had opened in the trade. Many communities left their tradition occupation and started trading for the forest product. This happened not only in India but across the world. पूरी दुनिया में ऐसा हुआ, हमारे ही देश में नहीं हुआ. जंगलों के कटने से लोग बेरोजगार हुए, तो उस बेरोजगार लोगों में कुछ लोग जिसके पास एबिलिटी थी, जो स्किल्ड थे, उन्होंने तो कुछ दूसरा व्यवसाय कर लिया, लेकिन जिसके पास स्किल नहीं थे, जो स्किल नहीं थे, वो बेकार रह गए और वो मजदूरी केवल कर सकते थे. रेबेलियन इन द फॉरेस्ट, बस्तर की बात कर रहा है. रेबेलियन इन द फॉरेस्ट, रेबेलियन क्यों हुआ, विद्रोह क्यों हुआ, क्रांति क्यों हुई? क्रांति के लिए देखिए, बस्तर है, बस्तर इज लोकेटेड इन द साउदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द छत्तीसगढ़, border of the Andhra Pradesh, Odisha and Maharashtra. The central part of the Bastar is an plateau. To north of the plateau, this Chhattisgarh plain is to the south of the Godavari plain. The river Indravati winds across the Bastar east to man. A number of different communities live in the Bastar, such as the Maria, Muria, Gond, Durwaz, Bhartas, हलवास. ये शेड्यूल ट्राइब्स, ये जनजातियां थी जो वहाँ पे रहती थी. ये जनजातियां जो थी, ये इन जनजातियों के लोगों ने यहीं से जो है अपना जंगलों से अपने पूरे लिवलीहुड को शुरू किया था और यहीं पे ये अपना पूरा जमा के रखे थे. लेकिन जब अंग्रेजों ने इनके आसपास के जंगलों को काटना शुरू कर दिया तो ये लड़ाकू किस्म के थे. आप देखेंगे गुडेम हिल्स पे भी इसी तरह का हुआ है, जब गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया. और सबसे पहले तो यहाँ से ही देख लीजिए कि इन लोगों ने अंग्रेजों का विरोध किया और जम करके संघर्ष हुआ. लास्टली दे पर वे सरप्रेस्ड, वो सरप्रेस्ड किए गए. ऐसा नहीं किया गया. द फियर ऑफ द पीपल, लोगों के अंदर जो डर था वो क्या था. व्हेन द कॉलोनियल गवर्नमेंट प्रपोज द रिजर्व टू थर्ड ऑफ द फॉरेस्ट इन 1905, 2/3 फॉरेस्ट को तो रिजर्व कर दिया. मैंने बताया ना कि 2 हिस्से को उसने रिजर्व कर दिया और 1 हिस्सा जो है वो इंडियन के लिए छोड़ा. तो इंडियन के लोगों में ये भय सताने लगा कि उनके लिए फूड ग्रेन्स या जो और ज़रूरी चीज़ें हैं, दवाएं हैं, ये सब कहाँ से पाएंगे. फॉरेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन इन द जावा. जावा में क्या था, जावा में एक जनजाति थी, ये तो इंडिया का था. जावा में एक जनजाति थी, ऊट कटर के नाम से जानी जाती थी. जावा में द कलंगा ये ऊट कटर के नाम से जानी जाती थी और इनका अपना एक साम्राज्य हुआ करता था. ये हमारे यहाँ के जनजातियों की तरह नहीं थे, पुअर नहीं थे. ये दे वर वेरी स्ट्रांग,
दे हैव टू बी कवर्ड ए फॉरेस्ट एरिया, उन्होंने जंगल की एक एरिया को कवर्ड कर रखा था और उस एरिया को कवर्ड करके उस एरिया से जो लकड़ी होती थी, जो जंगल होता था, उस जंगल की कटाई कर करके उस कटाई से वो जो है अपना सेलिंग करते थे। लेकिन वहाँ पे भी इन द 19th century when became the important to control the territory and not just the people, डच, यहाँ पे डच थे, वहाँ पे हमारे यहाँ अंग्रेज थे, यहाँ पे डच थे। डच enhanced the forest in the Java, restricting the village across the forest. Now wood could only be cut for the specified purpose, like the making rivers board, constructing houses, and only from the specific forest under close the supervision. The villagers were punished for grazing the cattle in the hen stand and transporting the wood without the permit, traveling in the forest, road and horse. तो इस तरह यहाँ पे जो आया था वो पे इन लोगों के ऊपर डचों ने बैन लगा रखा था। तो यहाँ पे भी संघर्ष हुआ। Seminese challenge around the 1890, Surinokio Seminese ran developing village to track fast village began to questioning the ownership of the forest. कौन ओनरशिप करेगा? ये राजघराना था, इनका एक अपना, जैसे होता नहीं सरदार होते थे, कबीला था, कबीलों के सरदार होते थे, तो इस तरह से ये अपना वहाँ पे जमा रखे थे। अंग्रेजों ने इनसे बड़ा संघर्ष किया, डचों ने इनसे संघर्ष किया और संघर्ष करने के बाद ये जो है वार एंड डिफॉरेस्टेशन, युद्ध हुआ, युद्ध होने के बाद हटाया गया, इनको हरा दिया गया और फिर न्यू डेवलपमेंट इन द फॉरेस्ट्री, जैसे हमारे यहाँ कैसे साइंटिफिक फॉरेस्ट्री की गई, वैसे उनके यहाँ भी सारे साइंटिफिक फॉरेस्ट्री कर करके किस तरह के प्लांटेशन किए गए, वो प्लांटेशन केवल वही प्लांटेशन किए गए जो प्लांटेशन डचों के यहाँ के लिए इम्पॉर्टेंट था। हमारे यहाँ ब्रिटिशर थे, इनके यहाँ डच थे, तो डच लोगों के यहाँ जो जो चीज़ें ज़रूरी होती थी, इनके यहाँ भी वही टी, काफ़ी और ये सब जितनी चीज़ें, टी, काफ़ी और ये लकड़ियाँ जितनी थी, मजबूत लकड़ियाँ, इनके यहाँ भी ज़रूरत थी, इन्होंने ऐसा भी किया। So by this way you have seen that your history chapter 4 is completed. Thank you guys.